हेलो स्टूडेंट, आई एम रमाकांत शर्मा एंड आज हम आनुवंशिक पदार्थ के जो चैप्टर है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए उसके अंदर पढ़ेंगे डीएनए की जैविक प्रकृति। लास्ट टाइम तक के जितने भी वीडियो थे उन सभी वीडियो में हमने दो प्रकृति की बात की थी। हमने अभी तक डीएनए की मुख्य रूप से तीन प्रकृतियों का अध्ययन प्रारंभ किया था। सबसे पहले हमने देखी थी डीएनए की रासायनिक प्रकृति, उसके बाद हमने देखी डीएनए की भौतिक प्रकृति और अब हम अध्ययन करेंगे डीएनए की जैविक प्रकृति का। ठीक है, तो यहां पर डीएनए की तीन प्रकार की प्रकृतियां हैं और इन सभी प्रकृतियों में डीएनए के गुणों को व्याख्यात किया गया है, बताया गया है। तो हमने रासायनिक प्रकृति कंप्लीट कर ली थी, भौतिक प्रकृति भी हमारी कंप्लीट थी। आज हम स्टार्ट करेंगे डीएनए की जैविक प्रकृति। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा डीएनए की जैविक प्रकृति। तो डीएनए की जो पहली जैविक प्रकृति है वो है डीएनए का अतिकुंडलन। पहली जो जैविक प्रकृति है डीएनए की वो क्या है? डीएनए का अतिकुंडलन। अब डीएनए का अतिकुंडलन क्या होता है? देखिए, सामान्यतः जितने भी डीएनए होते हैं जो जीवों में पाए जाते हैं वो या तो रेखिक होते हैं, मतलब एक सिंपल लाइन में उपस्थित होते हैं, एक रेखा में उपस्थित होते हैं, या फिर वो डीएनए कुंडलित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, या तो डीएनए कैसे होते हैं, या तो डीएनए इस प्रकार, सॉरी, या तो डीएनए इस प्रकार एक सिंपल रेखा के रूप में पाए जाते हैं, या डीएनए क्या होते हैं, इस प्रकार कुंडलित अवस्था के रूप में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं छोटी कोशिकाओं की, अगर कोशिका का आकार क्या है, सामान्य कोशिका की तुलना में क्या है, छोटा, तो केंद्रक का आकार भी सामान्य कोशिका की तुलना में क्या हो जाएगा, छोटा। और ये डीएनए गुणसूत्रों के साथ कहां व्यवस्थित है, इस केंद्रक में। अगर इस छोटे से केंद्रक में इन डीएनए को समाहित करना है, रखना है, तो इनकी आकार या इनकी जो आकृति है उसे भी क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। और उस समय अपनी आकृति को छोटा बनाए रखने के लिए ये जो डीएनए स्ट्रैंड्स थे ये क्या हो जाते हैं, अत्यधिक कुंडलित हो जाते हैं। और अत्यधिक कुंडलित होने के कारण इनका जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, और आकार के छोटा होने से ये आसानी से छोटे केंद्रक में भी समाहित हो सकते हैं। इस प्रकार अति कुंडलन डीएनए की एक ऐसी प्रकृति है जिसके अंतर्गत छोटी से छोटी कोशिका में भी डीएनए आसानी से समाहित हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीएनए का अति कुंडलन। ये डीएनए की क्या है, एक जैविक प्रकृति। इस प्रकृति में छोटी से छोटी कोशिका के केंद्रक में बड़ा से बड़ा डीएनए अति कुंडलित होकर के आसानी से समाहित हो सकता है। ठीक है, तो ये इसकी थी पहली प्रकृति जिसका नाम था डीएनए का अति कुंडलन। और डीएनए का अति कुंडलन क्यों पाया जाता है, छोटी कोशिकाओं में समाहन के लिए। छोटी जो कोशिकाएं होती हैं उन छोटी कोशिकाओं में डीएनए आसानी से क्या हो जाए, समाहित हो जाए, उसके लिए डीएनए क्या होता है, अति कुंडलित होता है। ठीक है, अब आगे देखिए डीएनए की दूसरी प्रकृति क्षार अनुक्रम। यह है डीएनए की दूसरी जैविक प्रकृति, क्षार अनुक्रम या क्षार युग्म। जितने भी डीएनए स्ट्रैंड होते हैं, जितने भी डीएनए रज्जुक होते हैं, उन डीएनए रज्जुकों में नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षारक, जिन्हें क्रमशः प्यूरिन एवं पिरामिडीन कहा जाता है। ठीक है, प्यूरिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एडेनिन और गुआनिन। पिरामिडिन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, साइटोसिन और थाइमिन। तो जितने भी डीएनए हैं वो सारे के सारे
किससे बने हुए हैं? इन क्षार युग्मों से या फिर नाइट्रोजन क्षारकों से। ठीक है, इन क्षार युग्मों में एडेनिन बंध बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ, जबकि ग्वानिन जो बंध बनाता है वो बनाता है साइटोसिन के साथ। एडेनिन कभी भी साइटोसिन के साथ बंध नहीं बनाएगा और ग्वानिन कभी भी थाइमिन के साथ बंध नहीं बनाएगा। अर्थात ये एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, कि एडेनिन थाइमिन के साथ बंध बनाएगा और ग्वानिन साइटोसिन के साथ बंध बनाएगा। तो इन्हें कहते हैं पूरक क्षार युग्म। क्या कहा जाता है इन्हें? पूरक क्षार युग्म। किनको? एडेनिन और थाइमिन को पूरक क्षार युग्म कहेंगे एवं ग्वानिन तथा साइटोसिन को भी पूरक क्षार युग्म कहा जाता है। ठीक है, और ये करते क्या हैं? ये आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में करते हैं। इनके द्वारा जनक पीढ़ी की सूचनाएं, क्षार युग्म क्या करते हैं? जनक पीढ़ी की सूचनाओं को संतान पीढ़ी में क्या करते हैं? स्थानांतरित करते हैं। तो इनके द्वारा आनुवंशिकता में क्या दिया जाता है? योगदान दिया जाता है। यह है क्षार अनुक्रम। ठीक है, तो क्षार अनुक्रम में प्यूरिन और पिरामिडिन्स आते हैं और ये जितने भी क्षार युग्म होते हैं क्या है? पूरक क्षार युग्म होता है, एक दूसरे के साथ ही बंध बनाते हैं। एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बंध बनाता है एवं ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ बंध बनाता है, अतः इन्हें पूरक क्षार युग्म कहा जाता है। और ये काम क्या करते हैं? ये करते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी सूचनाओं का स्थानांतरण। ठीक है, ये है आपके डीएनए की दूसरी प्रकृति। उसके बाद डीएनए की जैविक प्रकृति में तीसरा पॉइंट आएगा डीएनए प्रारूप। क्या आएगा? डीएनए प्रारूप। ठीक है, अब डीएनए प्रारूप क्या होता है? जितने भी जीव प्रकृति में उपस्थित हैं उनमें डीएनए के अनुक्रम के आधार पर देख लीजिए, डीएनए के जो एक रज्जुक होगा, जो डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा होगा, उसके व्यास के आधार पर देख लीजिए, उसके कुंडलन के आधार पर देख लीजिए, उसमें घुमाव के आधार पर देख लीजिए, उसमें क्षार युग्मों की संख्या के आधार पर देख लीजिए, कुछ ना कुछ परिवर्तन अवश्य पाया जाएगा। मतलब क्या होगा कि दो जीवों के डीएनए अनुक्रम समान नहीं होते हैं, अर्थात किसी एक जीव का डीएनए अनुक्रम किसी दूसरे जीव के डीएनए अनुक्रम से कुछ ना कुछ क्या दर्शाएगा? विभिन्नता दर्शाएगा। इसका मतलब क्या होता है कि प्रत्येक जीव में डीएनए के अनुक्रम क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं और इस अनुक्रम के आधार पर डीएनए के क्या बनाए गए हैं? प्रारूप। जितने भी जीव हैं उन सभी जीवों में डीएनए के अनुक्रम क्या है? अलग अलग है और उसके आधार पर इनके क्या बनाए गए हैं? प्रारूप। मुख्य रूप से डीएनए के कितने प्रारूप बनाए गए हैं? 5 प्रारूप। कौन कौन से? एडीएनए, सेकेंड बीडीएनए, थर्ड सीडीएनए, फोर्थ डीडीएनए एंड लास्ट वन इज जेड डीएनए। ये 5 प्रारूप बनाए गए हैं डीएनए के, जिसके आधार पर अलग अलग जीवों में डीएनए प्रारूपों का या डीएनए की जो संरचना है उनका क्या किया जाता है? अध्ययन। ये प्रारूप क्यों बनाए गए? क्योंकि प्रत्येक जीव का डीएनए किसी दूसरे जीव के डीएनए से क्या होता है? कुछ ना कुछ मात्रा में भिन्न होता है। अतः उस भिन्नता को दर्शाने के लिए डीएनए के क्या निर्मित किए गए हैं? प्रारूप। कितने प्रारूप निर्मित किए गए हैं? 5 प्रारूप। कौन कौन से प्रारूप हैं? एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए एवं जेड डीएनए। तो यहां हमारे पास डीएनए के क्या है? प्रारूप है और इन प्रारूपों की संख्या कितनी बता दी गई है? 5। 5 कौन कौन से? एडीएनए, बीडीएनए, सीडीएनए, डीडीएनए और जेड डीएनए। तो ये भी क्या है? एक डीएनए की जैविक प्रकृति है कि जीवों में डीएनए के विभिन्न क्या पाए जाते हैं? अनुक्रम पाए जाते हैं या विभिन्न क्या पाए जाते हैं? प्रारूप पाए जाते हैं। ये भी क्या है? इसकी एक प्रकृति है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ जो जैविक प्रकृति है वो है डीएनए में उपस्थित खांच। ठीक है, अगर हम डीएनए की संरचना देखते हैं तो डीएनए कुछ इस प्रकार की क्या करता है? संरचना निर्मित करता है। द्विकुंडली डबल हेलिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है।
ठीक है। ये जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है, इस हेलिकल स्ट्रक्चर को, ये है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मतलब द्विरज्जु की संरचना की, दो रज्जु एक दूसरे पे क्या हुए हैं, लिपटे हुए हैं। तो ये दो रज्जु के जब एक दूसरे पर लिपटते हैं तो ये जब घूमते हैं, जैसे ये रज्जु का है, ये यहां से घूम गया, ये रज्जु का है, ये यहां से घूम गया, तो जब ये एक दूसरे से घूमते हैं तो इस घूमने की जगह पर क्या पाई जाती है, खांच पाई जाती है। छोटे छोटे क्या होते हैं, कंजस्टेड एरिया है, संकुचित क्षेत्र पाए जाते हैं। इन संकुचित क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, खांच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, खांच कहा जाता है। ठीक है। अब यहां पर दो प्रकार की खांच है, इसको मैंने इस प्रकार बना दिया। तो यहां पर क्या है, दो प्रकार की खांचें निर्मित होती है। एक खांच को कहते हैं सूक्ष्म खांच, ये देखो ये भी घुमाव है, और एक अंदर वाला घुमाव, एक बाहर वाला घुमाव है, एक अंदर वाला घुमाव, ये बाहर वाला, ये अंदर वाला। बाहर जो है खांच छोटी सी बन रही है, इसलिए इसे कहते हैं सूक्ष्म खांच। इसे इंग्लिश में कहा जाता है माइनर ग्रूव, और हिंदी में कहते हैं सूक्ष्म खांच। और ये सॉरी यह है सूक्ष्म खांच। और एक खांच बन रही है ये अंदर की तरफ, ये खांच क्या है, साइज में बड़ी है, इस खांच को कहा जाएगा वृहद खांच। क्या कहा जाएगा इसको, वृहद खांच। इस प्रकार हम ये देखते हैं कि डीएनए के कुंडलन जो संरचना है उसमें दो प्रकार की खांचें उपस्थित हैं। एक खांच छोटी होती है, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म खांच, और एक खांच क्या है यहां पर बड़ी, इसे हमने क्या कहा, वृहद खांच। अब ये जो वृहद खांच है या ये जो सूक्ष्म खांचें क्या करती हैं, ये जब भी देखिए आगे डीएनए से कुछ न कुछ संरचनाओं का निर्माण होगा, जैसे कि हम जानते हैं सन 1958 में एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम है फ्रांसिस क्रिक, जिन्होंने सेंट्रल डोगमा सिद्धांत या केंद्रीय सिद्धांत या केंद्रीय डोगमा सिद्धांत प्रतिपादित किया था। उन्होंने कहा था कि आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में एवं आरएनए से प्रोटीन में होता है। ये किसने बताया था, फ्रांसिस क्रिक ने। कब बताया था, सन 1958 में। ठीक है। जब ये सिद्धांत दे दिया गया तो इस सिद्धांत का मतलब क्या है कि डीएनए आगे चलकर किसका निर्माण करवाएगा, आरएनए के, यानी कि आरएनए के निर्माण में सहायक होगा। और आरएनए किसके निर्माण में सहायक होगा, प्रोटीन के निर्माण में। तो जब डीएनए आरएनए का निर्माण करेगा तो उस समय कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम या कुछ विशेष प्रकार के कारक इन्हीं खांचों में आकर क्या करते हैं, बंद बनाते हैं या बंधित होते हैं। ये जो एंजाइम है या कारक होते हैं ये प्रोटीन प्रकृति के होते हैं, जिन्हें डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन कहा जाता है। इन प्रोटीनों को क्या कहा जाएगा, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, हिंदी में कहते हैं डीएनए बंध प्रोटीन। ठीक है। और ये जो खांच है, ये खांच इन प्रोटीनों को जुड़ने के लिए क्या प्रदान करती हैं, स्थान प्रदान करती हैं, जिसके कारण आनुवंशिक सूचनाएं डीएनए से किसमें स्थानांतरित होती हैं, आरएनए में स्थानांतरित होती है। तो ये क्या हो गया, ये भी एक प्रकार का डीएनए का क्या हो गया, जैविक गुण हो गया, या जैविक क्या हो गई, प्रकृति। ठीक है। तो डीएनए में क्या पाई जाती है, खांच। कितने प्रकार की खांच पाई जाती है, दो प्रकार की। एक छोटी खांच होती है जिसे माइनर ग्रूव या सूक्ष्म खांच कहा जाता है, एक खांच बड़ी होती है जिसे मेजर ग्रूव या फिर वृहद खांच कहा जाता है। ये खांचे आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण के समय डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को जुड़ने के लिए स्थान प्रदान करती है। जैसे ही यह प्रोटीन इन स्थलों पर आकर जुड़ते हैं तो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एक संरचना से किसी अन्य संरचना में होता है। मतलब जैसे ही यहाँ पर ये प्रोटीन आकर जुड़ेंगे तो ये प्रोटीन इस डीएनए की सूचनाओं को किसमें स्थानांतरित करने में सहायक होंगे, आरएनए में स्थानांतरित करने में सहायक होंगे। इस प्रकार डीएनए में कितने प्रकार की खांच हो गई, दो प्रकार की खांच। पहली खांच का नाम क्या है, वृहद खांच, दूसरी खांच का नाम सूक्ष्म खांच। क्या करती हैं, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन को जुड़ने के लिए क्या प्रदान करती हैं, स्थल प्रदान करती हैं। क्या करती हैं, स्थल प्रदान करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, डीएनए की जैविक प्रकृति का नेक्स्ट पॉइंट रहेगा सेंस
एवं एंटीसेंस रज्जु। मतलब डीएनए के अंदर दो तरह के रज्जु, रज्जु मतलब धागे। आपने डीएनए की संरचना देखी है, इस डीएनए की संरचना में ये दो धागे समान संरचना जो आप देख रहे हो ना, ये दोनों ये रज्जु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रज्जु। इन इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो ये रज्जु है जो क्षार युग्मों का अनुक्रम अपने अंदर समाहित रखते हैं। मतलब इनके अंदर क्या पाया जाता है? क्षार युग्मों का अनुक्रम पाया जाता है, जो हमने पहले ही देखे थे। ठीक है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन, इनका अनुक्रम किस में पाया जाता है? इस रज्जु में। ठीक है, तो ये जो रज्जु हैं, डीएनए के जो रज्जु होते हैं, उनमें दो तरह के रज्जु पाए जाते हैं। एक रज्जु को कहते हैं सेंस रज्जु और एक को कहते हैं एंटी सेंस रज्जु। क्या होते हैं वो देखिए। मान लीजिए हमारे पास ये डीएनए है, ठीक है, अगर इसमें से कोई एक रज्जु, मान लीजिए ये वाला, पहले वाले रज्जु की बात करते हैं कि सपोज दैट ये जो पहले वाला रज्जु है, इसकी बात कर रहा हूं मैं आपके सामने। ठीक है, अगर मान लीजिए ये रज्जु आरएनए निर्माण से संबंधित अनुक्रम रखता है, मतलब इसमें क्षमता है, किसके निर्माण की क्षमता है? आरएनए के निर्माण की क्षमता है। ठीक है, किसके निर्माण की क्षमता है? आरएनए का अनुक्रम पाया जाता है इसके ऊपर, या आरएनए निर्माण की इसमें क्या पाई जाती है? क्षमता पाई जाती है। तो ऐसा स्ट्रैंड क्या कहलाएगा? आपका एंटीसेंस स्ट्रैंड कहलाएगा। मतलब हमारे पास डीएनए की क्या है? दो रज्जु हैं। अब इनमें से एक रज्जु ऐसा है जो आरएनए का निर्माण कर सकता है, तो एक रज्जु तो आरएनए का निर्माण कर देगा, मतलब इसमें ऐसा अनुक्रम है जो आरएनए के साथ बंध बना सकता है या आरएनए के निर्माण में क्या कर सकता है? सहायता कर सकता है। तो ऐसे स्ट्रैंड को तो हम क्या कहेंगे? एंटी सेंस स्ट्रैंड या एंटी सेंस रज्जु। जबकि हमारे पास एक और रज्जु बच गया। अब ये रज्जु आरएनए का निर्माण नहीं करेगा, इसलिए इसे क्या कहेंगे? सेंस रज्जु या सेंस स्ट्रैंड। इस प्रकार डीएनए में दो प्रकार के क्या पाए जाते हैं? रज्जु पाए जाते हैं। एक रज्जु को आपने क्या कहा? एंटी सेंस रज्जु। किसे कहा? वह रज्जु जिसमें आरएनए के साथ बंधित होने की प्रकृति हो या आरएनए के निर्माण में सहायता करने की प्रकृति पाई जाए, कि यह स्ट्रैंड आरएनए का निर्माण कर सकता हो, तो ऐसे स्ट्रैंड को कहेंगे एंटी सेंस स्ट्रैंड। जबकि अगर कोई स्ट्रैंड ऐसा है जिसमें आरएनए निर्माण की क्षमता नहीं है, ना ही उसके साथ जुड़ने की क्षमता है, तो ऐसे स्ट्रैंड को हम क्या कहेंगे? सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, अब ये डीएनए क्या कर रहा है? आरएनए का निर्माण करवा भी रहा है और नहीं भी करवा रहा। अब आरएनए का निर्माण कर रहा है मतलब वो सूचनाओं का स्थानांतरित कर रहा है डीएनए से आरएनए में, डीएनए से आरएनए में क्या कर रहा है? सूचनाओं का स्थानांतरण। तो कौन सी प्रकृति से संबंधित हो गया? जैविक प्रकृति से। ठीक है, तो ये भी किससे संबंधित है? इसकी जैविक प्रकृति से। अब जैविक प्रकृति के बाद अगर बात की जाए यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार के और कारकों की, तो देखिए यहाँ पर जितने भी प्रकार के, जैसे सपोज दैट हम सेंस और एंटी सेंस रज्जुओं की बात कर रहे हैं या फिर हम किसी और चीज की जब बात करते हैं, तो डीएनए की जैविक प्रकृति मुख्य रूप से सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी चीजों पर निर्भर करती है, ऐसी कुछ विशेष प्रकार की चीजें जो आनुवंशिक सूचनाओं के स्थानांतरण से संबंधित है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि चाहे कितना ही आप डीएनए पढ़ लीजिए, लेकिन सब कुछ निर्भर किस पर करता है? नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम पर। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डीएनए में, तो डीएनए क्या करता है? डीएनए अपनी सूचनाओं का स्थानांतरण आरएनए में कर रहा है। ठीक है, किसके द्वारा करता है? इन्हें नाइट्रोजन क्षारकों के द्वारा। तो अगुणित गुणसूत्र में उपस्थित जो डीएनए होगा उसकी संख्या के मान को सी मान कहा जाता है। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, इनकी संख्या के मान को क्या कहा जाता है? सी मान, मतलब सी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी मान या फिर सी वैल्यू कहा जाता है। किसे कहा है? मतलब अगुणित गुणसूत्र है कोई, और इस अगुणित गुणसूत्र में कितना डीएनए उपस्थित है, इस अगुणित गुणसूत्र में कितना डीएनए क्या है? उपस्थित है, उसके मान को हम क्या कहते हैं? सी मान कहते हैं या फिर सी वैल्यू कहते हैं। ये सी मान या सी वैल्यू भी क्या है? एक प्रकार का डीएनए की जैविक प्रकृति या डीएनए का क्या है? एक जैविक गुण। ठीक है, तो यहां हमने 5 डीएनए के गुण पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट डीएनए के गुणों की। ठीक है, हटा देता हूं इसको।
आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 6 पॉइंट डीएनए की जैविक प्रकृति में। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज द 6th पॉइंट, छठा पॉइंट। 6 पॉइंट ये है कि डीएनए में उत्परिवर्तन की क्षमता भी पाई जाती है। उत्परिवर्तन शब्द सबसे पहले एक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है जिनका नाम है ह्यूगो डी व्रिज। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले कौन सा शब्द दिया है, उत्परिवर्तन शब्द। और ये कहते हैं कि किसी भी आनुवंशिक पदार्थ, चाहे वो आरएनए हो, चाहे वो डीएनए हो, चाहे अमीनो अम्ल की कोई श्रृंखला हो, मतलब प्रोटीन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उनके अनुक्रम में कोई परिवर्तन होता है, किसी भी आनुवंशिक पदार्थ के अनुक्रम में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। किंतु यह परिवर्तन सूक्ष्म स्तर पर होगा, बड़े स्तर पर नहीं होगा। कि ये डीएनए था, मान लो सपोज दैट इसका बहुत बड़ा अणु टूटकर अलग हो गया हो, तो ये वृहद स्तर पर नहीं होता, बल्कि छोटा सा कोई जीन मान लीजिए या छोटा सा कोई क्षार युग्म वहां से हटकर अलग हो गया, बड़ा भाग नहीं होता है। तो ये जो परिवर्तन होता है ये कैसे होता है, सूक्ष्म स्तर पर। कैसे स्तर पर होगा, सूक्ष्म स्तर पर। तो किसी भी आनुवंशिक पदार्थ में सूक्ष्म स्तर पर उत्पन्न होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाता है। और इस उत्परिवर्तन के कारण विभिन्न प्रकार के आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। यह माना जाता है कि ये जो उत्परिवर्तन होते हैं ये लाभदायक भी हो सकते हैं और हानिकारक भी हो सकते हैं। और इन्हीं उत्परिवर्तनों के कारण नई नई जातियों का क्या होता है, विकास भी होता है। तो ये लाभकारी भी है, लाभकारी भी है और हानिकारक भी है। लेकिन ये उत्परिवर्तन हो किस में रहे, आनुवंशिक पदार्थ में। किस स्तर पर हो रहे हैं, सूक्ष्म स्तर पर हो रहे हैं, जिसके कारण किसी भी जीव में किसी प्रकार के क्या उत्पन्न होंगे, परिवर्तन उत्पन्न होंगे। अगर जीव में परिवर्तन उत्पन्न हो रहे हैं तो किस प्रकृति के अंतर्गत आएगा, जैविक प्रकृति के अंतर्गत। तो ये है आपका उत्परिवर्तन। ठीक है, तो उत्परिवर्तन भी क्या है, डीएनए की एक जैविक प्रकृति है। डीएनए की जैविक प्रकृति जब उत्परिवर्तन के रूप में समझाई जाएगी तो कैसे समझाया जाएगा कि जब डीएनए अनुक्रम में कोई छोटे स्तर पर या सूक्ष्म स्तर पर परिवर्तन होता है तो वह उत्परिवर्तन कहलाएगा, जिसके कारण डीएनए के द्वारा निर्मित होने वाले पदार्थों के आनुवंशिक सूचनाओं में या निर्मित होने वाले नए जीव में कुछ परिवर्तन परिलक्षित होंगे, दिखाई देंगे। और ये परिवर्तन लाभकारी लक्षणों के साथ भी हो सकते हैं अथवा हानिकारक लक्षणों के साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था 6 पॉइंट जो था उत्परिवर्तन से संबंधित। 2nd पॉइंट, आनुवंशिक कूट। 2nd जो पॉइंट है वो है आनुवंशिक कूट। ये भी डीएनए की क्या है, जैविक प्रकृति का एक गुण है, आनुवंशिक कूट। देखो ये आनुवंशिक कोड आपने पहले से पढ़ रखा है, इसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक कोड। ठीक है, एक बनाते हैं ब्लॉक से और उनमें अमीनो अम्ल के कुछ सीक्वेंस बनाते हैं, कुछ 3 त्रिक कोडोन्स, कुछ कोडोन्स बनाते हैं और उसके आधार पर अमीनो अम्ल का क्या करते हैं, वो निर्माण। ठीक है, याद होगा आप लोगों को। इस प्रकार इनके अंदर हम जेनेटिक कोड्स बनाते हैं, यानी क्या कोडोन बनाते हैं और उन कोडोन के आधार पर किसका निर्माण दर्शाते हैं, अमीनो अम्ल का निर्माण दर्शाते हैं। तो ये आनुवंशिक कूट बने किससे, ये आनुवंशिक कूट भी किससे बने हैं, डीएनए से। कैसे बने वो देखिए, डीएनए जो होगा ये डीएनए क्या बनाएगा, आरएनए। और आरएनए किसके निर्माण में सहायता करेंगे, आरएनए अमीनो अम्ल के निर्माण में क्या करेंगे, सहायता करते हैं। आरएनए क्या करते हैं, अमीनो अम्ल के निर्माण में सहायता करते हैं। अब आरएनए जो है वो अमीनो अम्ल का निर्माण करवा रहे हैं और अमीनो अम्ल जो होते हैं वो किससे बने होते हैं, नाइट्रोजन क्षारकों के अनुक्रम से। जैसे मिथ्योनिन एक अमीनो अम्ल है जो एडेनिन, यूरेसिल एवं गुआनिन द्वारा बना होता है। मतलब किससे बने हुए, नाइट्रोजन क्षारकों से ही बने हुए हैं ना। अब ये नाइट्रोजन क्षारक आए किससे, डीएनए से। ठीक है, तो डीएनए एक प्रकार से किसको कोड करने के लिए उपयोग में किया जा रहा है, अमीनो अम्ल को कोड करने में उपयोग किया जा रहा है। तो ये भी इसकी क्या है, एक जैविक प्रकृति है। तो आनुवंशिक कूट के निर्माण में भी किसका योगदान है, डीएनए का योगदान है।
इस कारण इसे डीएनए की जैविक प्रकृति में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ध्यान रखना, सीमान एवं सी पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब यहां होता है कुछ परिवर्तन। ठीक है, तो सी मान एवं सी पैराडॉक्स क्या होता है, ये भी डीएनए की जैविक प्रकृति के गुण हैं। ठीक है, सी मान जैसे मैंने अभी भी आपको बताया कि जो अगुणित गुणसूत्र का समूह होगा, अगुणित गुणसूत्र का क्या होगा, समूह, उस समूह में डीएनए की मात्रा कितनी है, उस समूह में डीएनए की मात्रा कितनी है, उस मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, सी मान या फिर सी वैल्यू। ठीक है, अब इस जो डीएनए की मात्रा होगी, इस मात्रा के अंदर कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी जो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण करेंगी और कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी जो आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ ऐसी संरचनाएं होंगी जिनके द्वारा आनुवंशिक सूचनाएं अगली पीढ़ी में जाएंगी और कुछ ऐसी होंगी जिनके द्वारा सूचनाओं का स्थानांतरण नहीं होगा। जैसे देखिए यहां पर ये किसी आनुवंशिक पदार्थ का खंड है, ये भी कोई खंड हो गया और ये भी कोई खंड हो गया, फिर वापस ये खंड आ गया। मतलब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं गहरे अभिरंजित, इन क्षेत्रों को कह दिया गया एक्सोन, इनको भी एक्सोन, और ये जो बीच में है ये हो गया इंट्रोन, ये भी हो गया इंट्रोन। तो यहां पर होगा क्या, जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं होंगी वो जब अगली पीढ़ी में जाएंगी तो उसमें केवल केवल कौन भाग लेगा, एक्सोन भाग लेगा। कौन भाग नहीं लेगा, इंट्रोन। मतलब जब आनुवंशिक सूचनाएं किसी एक आनुवंशिक पदार्थ से किसी अन्य आनुवंशिक पदार्थ में जाएंगी तो उसके केवल और केवल एक्सोन भाग ही उन सूचनाओं के निर्माण में सहायता करते हैं। इंट्रोन भाग अगले आनुवंशिक पदार्थ में सूचना स्थानांतरण में सहायता नहीं करते। इसका मतलब इन क्षेत्रों को कहते हैं कोडिंग क्षेत्र। क्या कहते हैं, कोडिंग क्षेत्र। कोडिंग क्षेत्र उन क्षेत्रों को कहा जाता है जिनके द्वारा सूचनाएं आगे स्थानांतरित होंगी, जबकि वे क्षेत्र जिनके द्वारा सूचनाएं आगे स्थानांतरित नहीं होंगी उन्हें कहा जाएगा नॉन कोडिंग क्षेत्र। तो यहां पर आनुवंशिक पदार्थ में दो क्षेत्र हैं, कोडिंग क्षेत्र जिन्हें एक्सोन कहा जाता है और नॉन कोडिंग क्षेत्र जिन्हें इंट्रोन कहा जाता है। तो कोडिंग क्षेत्रों की जो मात्रा है वो नॉन कोडिंग क्षेत्रों की मात्रा से हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है, या फिर इनकी जो संख्या होती है, मात्रा जो होती है उसमें कुछ क्या होता है, परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन को किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सी पैराडॉक्स के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दर्शाया जाता है, सी पैराडॉक्स के द्वारा। तो ये भी क्या है, ये भी आनुवंशिक पदार्थ की या डीएनए की क्या है, एक जैविक प्रकृति। ठीक है, तो हमने यहां तक आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए की कुछ जैविक प्रकृतियों का अध्ययन किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रकृतियां हैं वो दो और हैं, दो या तीन प्रकृतियां और हैं, जिसमें हम मुख्य रूप से प्रकृतिकरण, अनुलेखन एवं अनुवादन को सम्मिलित करेंगे। मतलब अब हम तीन चीजें और देखने वाले हैं। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ये भी डीएनए की क्या है, एक जैविक प्रकृति। ठीक है, इन प्रकृति का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो हमने यहां पर डीएनए की 8 प्रकृति देख ली है, जैविक प्रकृतियां। अब हमारे पास 3 प्रकृतियां और हैं, कौन कौन सी, प्रतिकृतिकरण, रेप्लिकेशन, दूसरी अनुलेखन, ट्रांसक्रिप्शन और अनुवादन, ट्रांसलेशन। इन 3 प्रकृतियों का अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसी में मैं बताऊंगा सेंट्रल डोग्मा थ्योरी को और उसी में मैं थोड़ा सा डिटेल में लूंगा तीनों प्रक्रियाओं को। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।